Hello everyone, a very good evening to all my viewers, to all my dear students and all my dear friends. I am Avinash and I am here today with the topic, I am here today before you all with the topic Uniform Civil Code, which is a very burning issue in India right now. Uniform Civil Code is a very difficult, challenging job which needs to be done by the central government, which needs to be framed and enacted by the central government. यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कि आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत रखा गया है, उसको लेकर के भारत में आज बहुत विवाद चल रहा है। दो धड़ा है, एक धड़ा बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और दूसरा धड़ा है वो ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। आज इसी के कारण से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लेन करिए। तो इसी कारण से आज मैं आप सब लोगों के सामने इस टॉपिक पर आपको इसके सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, सारे लीगल इंप्लीकेशंस, बैकग्राउंड सबको लेकर के मैं बताना चाहता हूं विद रिगार्ड टू द say global laws, with regard to the European countries uniform civil code also, right? My dear students, let's first try to understand what actually is given under article 44 which talks about uniform civil code. इसमें दिया गया है that the state shall endeavor to secure for its citizens a uniform civil code throughout the Indian territory, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यह है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है और उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? तो सबसे पहले आप यह समझिए कि डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, क्योंकि डायरेक्ट उसका कनेक्शन इसी से है, डायरेक्ट उसका कनेक्शन इसी से है। आप डीपीएसपी जब हमारा देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो डीपीएसपी में सारे सैद्धांतिक चीजों को डाला गया था, डायरेक्शंस डाले गए थे, डायरेक्टिव्स डाले गए थे कि हमारे पास उतने फंड्स नहीं थे कि हम उन चीजों को फंडामेंटल राइट्स में डाल सकते थे, हमारी सिचुएशन उस तरह की नहीं थी, चाहे सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक किसी भी तरह से। तो डीपीएसपी में बहुत सारे ऐसी चीजों को डाला गया जो कि ऐसा होना चाहिए, बाद में एक आदर्श देश की परिकल्पना इस तरह से होनी चाहिए। तो डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल कहते हैं, एक डायरेक्टिव्स है, ये डायरेक्शंस है, स्टेट को दिया जाता है लेकिन कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एनफोर्सिएबल नहीं है, इसको लेकर के आप केस नहीं कर सकते। डीपीएसपी में जो कुछ भी दिया गया है इसको लेकर के आप केस नहीं कर सकते क्योंकि डीपीएसपी में जो भी दिया गया है वो नॉन जस्टिसिएबल है। अगर केस कर सकते तब तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, तब आर्टिकल 44 में इतनी चर्चा करने की कोई बात ही नहीं होती। आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी में है और डीपीएसपी क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, इस कारण से इसको लेकर के इतना सारा इशू हो रहा है। तो सबसे पहले इसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कहा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कि आपके जो भी लॉज हैं, चाहे वो मैरिज को लेकर के हो, डिवोर्स को लेकर के हो, इनहेरिटेंस को लेकर के हो, दैट इज सक्सेशन, और अडॉप्शन को लेकर के हो, सारे लॉज सबके लिए बराबर हो, सबके लिए सारे लॉज बराबर हो। अभी क्या है कि मतलब वेरिएबल है बहुत ज्यादा। हिंदू लॉ में आप बैगेमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एक हिंदू अपने वाइफ के जिंदा रहते, व्हेन द वाइफ इज स्टिल अलाइव, he cannot remarry or he cannot say bring another girl home as a wife, क्योंकि बाइगमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट बाइगमी।
But under Muslim law, what is the case? Polygamy is a permissible norm. You can marry, you can wed as many as 4 times. आप चार चार वाइफ्स रख सकते हैं. तो यहां पर आप एक आदमी को कह रहे हैं कि आप दूसरी शादी करोगे तो सजा मिलेगी, उधर कह रहे हैं चार चार शादी करोगे तब भी सजा नहीं मिलेगी. ये ये सारे लॉज डिवोर्स में भी है और ये सारे लॉज अडॉप्शन और इनहेरिटेंस में भी है. डिवोर्स में भी आप देख लीजिए कितने तरह के लॉज हैं, कितने तरह के लॉज हैं. और ये अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर इक्वल स्टेटस टू द वुमन की बात करते हैं, तब तो आपको और भी ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करनी चाहिए. बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में हैं, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल को मत देखिए, सोसाइटी के लिए जरूरी है. आपको मैं बताता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बहस हो रही थी तो 2 ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे. मैं आपको इसके बैकग्राउंड में लेकर के जा रहा हूं. जब आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में डाला जा रहा था, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रही थी तो 2 मुद्दों को उठाया गया था कि इट इन्फ्रिंजेस डीपीएसपी सॉरी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड infringes the right to freedom of religion given under article 25, given under article 25 and especially clause 1. And second, that it would be tyranny to the minority, right? It would be tyranny to minority. और इन दोनों ऑब्जेक्शंस को लेकर के के मुंशी who was the member of the drafting committee, he had addressed both the objections which were raised in the constituent assembly. पहला वाला जो इशू है कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 को वायलेट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बिल्कुल गलत है, ये मिसकंसीव्ड है. आप आर्टिकल 25 क्लॉज 2 को देखिए, सेविंग क्लॉज है. और आप जब बात कर रहे हैं, इसमें राइट टू फ्रीडम है, इसमें राइट टू फ्रीडम है, और इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे हैं, टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपेगेट. लेकिन जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपको कह रहा है कि हम सिटीजन्स, राइट टू सिटीजन्स को हम रेगुलेट करेंगे, सोसाइटल इंटरेक्शंस के साथ, उनके जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसके साथ. देखिए यूनिफॉर्म सिविल को, और दूसरे मुद्दे को जो केएम दास मुंशी ने बोला कि इट वुड बी टायरनी टू द माइनॉरिटीज, दैट इज टोटली से false. That is, there is no truth. Even if you compare the situation with those Muslim countries which are, say, considered to be developed Muslim countries like Turkey, like Egypt, there also minorities, that is a Muslim country, but the minorities, can they say that they cannot, they won't be using or pertaining to the uniform civil code? No, ऐसा नहीं कर सकते. किसी भी कंट्री में आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना सैक्रोसैंक्ट होता है कि सब लोगों को वो मानना पड़ेगा, और ये सबके लिए आसान है. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ बोला गया था कि इनफैक्ट हमें ग्लोबल सिविल कोड चाहिए, ग्लोबल सिविल कोड चाहिए. फिर इसके बाद मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो के केस में भी देख लो, उसमें तो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, मेंटेनेंस दिलाया गया. लेकिन ये सारे लॉज देखिए, सारे, हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है. केएम मुंशी ने भी ये बोला कि इवन हिंदू में हमारा मिताक्षरा अलग है, दया भाग अलग है, दया भाग जो कि बंगाल में है. तो अलग अलग वो कह रहे कि हम अपना अलग मानेंगे, वो कह रहे हम अपना अलग मानेंगे. तो वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स एंड वी हैव सो मेनी डिफरेंट लॉज, सो इट कंफ्यूजेस इवन द बार एंड द बेंच.
सारे लोगों के लिए, मतलब इन द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, बट डिफरेंट लॉज आर देयर। सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इज देयर कि डिवोर्स हो रहा है, लेकिन मुस्लिम के लिए लॉ अलग है, हिंदू के लिए लॉ अलग है। सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की शादी हो रही है, मैरिज का उसका लॉ अलग है, इसका लॉ अलग है। तो सवाल भैया यही है कि सबके लिए बराबर लॉ क्यों नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल लॉ में आप देखिए, अगर कोई हिंदू है और वो गोली चलाएगा और कोई मुस्लिम है वो गोली चलाएगा, तो दोनों को पनिशमेंट मिलेगा, इक्वल पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो हिंदू गोली चलाए या मुस्लिम गोली चलाए, हिंदू को गोली लगे या मुस्लिम को गोली लगे। तो जब क्रिमिनल लॉ में सारा चीज सेम है, तो सिविल लॉ में क्यों नहीं? सिविल लॉ में भी तो सेम होना चाहिए। अडॉप्शन के लॉ सेम होने चाहिए, इनहेरिटेंस के लॉ सेम होने चाहिए, सक्सेशन के लॉ सेम होने चाहिए, मैरिज के लॉ सेम होने चाहिए, डिवोर्स के लॉ सेम होने चाहिए। एंड इट वुड, in fact, the positive will be that it will unify the whole country, it will promote integrity, it will promote brotherhood, it will promote unity, right? When the country will be having a uniform civil code, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर, आप बांट नहीं सकते। वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं यार, तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है? आप बोल रहे हैं कि हम आपको एम्पावर करेंगे, और ये कैसा एम्पावरमेंट है? अभी तो ट्रिपल तलाक अबॉलिश हो गया, सायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया। सोचो किस तरह का ट्रिपल तलाक था, दैट लॉ वाज टायरेनिकल। और आप अगर मुस्लिम वुमन के स्टैंडर्ड को रेज करना चाह रहे हैं कि उसका स्टैंडर्ड रेज हो जाए, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? व्हाई यू आर अपोजिंग इट? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट and Uttarakhand state government, they both are the first states in the country which has constituted a panel for it। और उस बिल पे देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये पास होना, ये इनैक्ट होना देश के लिए जरूरी है। ये बहुत बेहतर स्थिति में देश को पहुंचाएगा, सबके लिए इक्वल लॉ होगा। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के ये मेन एजेंडे में था यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसी के कारण से, क्योंकि उत्तराखंड में और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द यू माइट सी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। इट माइट सी द लाइट ऑफ द डे, आर्टिकल 44 माइट सी द लाइट ऑफ द डे। ये सबके लिए जरूरी है कि पूरे देश में सब लोगों के सिविल राइट्स, पर्सनल लॉज जो है वो एक होने चाहिए। आप कहते हैं ना, वन नेशन वन जीएसटी, तो वन नेशन वन पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, वन यूनिफॉर्म लॉ भी होना चाहिए। नाम में साफ साफ क्लियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है दैट वी ऑल आर इक्वल। आप स्कूल में जाते हैं तो आप जो पहनते हैं कपड़े, सारे लोग एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही जैसे डिट्टो कपड़े पहनते हैं, तो क्या बोलते हैं आप? यूनिफॉर्म। सब लोग बराबर है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब लोग बराबर है। तो उसी तरह से जो सिविल कोड है वो भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। यू कैन नॉट, आउट ऑफ योर कन्वीनियंस, यू कैन नॉट यूज इट एंड से दैट कि हमारे लिए ये एप्लीकेबल है और ये एप्लीकेबल नहीं है, जो बढ़िया वाला है ये एप्लीकेबल है, जो बढ़िया वाला नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे हिंदू लोग भी इसके अगेंस्ट में हैं, लेकिन what I understand and what was the true intention of the Constituent Assembly also, that Article 44 must be implemented later on. That is, there should be one law, one civil code for all the citizens, all throughout the country, from north to south, from east to west. In the entire territory of India, same personal law should be there,
same law should apply upon the marriage, divorce, inheritance and adoption. Right? इन बातों को समझिए और मुझे लग रहा है कि मैं